नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया था जिस पर आप लोग ऐड हुए और उसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे एरर से रिलेटेड और ये फ्लड से रिलेटेड, तो उन सभी को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है और आज मैं इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एरर जो पूछा था, तो देखना, आई डोंट अंडरस्टैंड। यदि समझ में ना आ रहा हो, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। मुझे नहीं समझ में आता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि जब भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, जब भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो सेंटेंस को हम प्लेन कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नहीं लगाते। सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव नहीं रह जाता जब WH वर्ड बीच में आता है। तो यहाँ पर आप देखना, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता, वाई डिड यू लगा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क कभी भी बीच में से नहीं हो सकता। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बीच में से स्टार्ट नहीं किया जा सकता जब तक वहां पर फुल स्टॉप नहीं है, और यहाँ पर कोई फुल स्टॉप भी नहीं आया और वाई बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई यू डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। क्लियर है? जब भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा तो सेंटेंस को हम क्या कर देंगे, प्लेन कर देंगे, यानी कि अफर्मेटिव बना देंगे। ठीक है, जैसे कि आई डोंट नो वेयर ही वेंट। मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। आई डोंट नो वेयर ही वेंट, ना कि वेयर डिड ही गो। क्या करेंगे, वेयर ही वेंट। ठीक है, ये आया होगा समझ में, इसको मैं मिटा देता हूं। इसमें गलती है आपकी बी पार्ट में। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल आप लिख लेना, इसका देख लेना ऐसा भी, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो, फिर मैंने लगा दिया वेयर, आई डोंट नो वेयर। अब यहां पर डिड ही गो नहीं करेंगे, हम डिड ही गो ये नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब WH वर्ड बीच में आ रहा है तो हम इससे इंटेरोगेटिव नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, वेयर ही वेंट, मुझे नहीं मालूम वो कहां चला गया। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट देखना, द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। ठीक है, यहां पर आप देखना, देखिए द फैक्ट, ठीक है, फैक्ट यानी क्या होता है, तथ्य। फैक्ट यानी क्या होता है, तथ्य। मेरे देखना, द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर। फैक्ट क्या है कि मैं कौन हूं, स्ट्रेंजर हूं। मैं कौन हूं, स्ट्रेंजर हूं। यहां पर देखिए मी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, एंड क्या आया है, V4 आया हुआ है। ठीक है, बीइंग, बी की फोर्थ फॉर्म क्या होती है आपकी, बीइंग। इसको मैं मिटाता हूं जरा, देखना यहां पर, जैसे कि आपने डेस्पाइट का यूज सीखा हुआ। देखो ऑफ के बाद क्या आता है, यदि कोई सेंटेंस आ रहा है, यदि वर्ब आ रही है तो डायरेक्ट वर्ब में क्या आती है, ING आता है, या क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। लेकिन यहां पर आप देखना, ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी लिखा हुआ है और बीइंग भी लिखा हुआ है। तो देखना, मेरे स्ट्रेंजर होने के कारण, फैक्ट बता रहा है मतलब तथ्य बता रहा है, मेरे स्ट्रेंजर होने के कारण डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट, उसके कंडक्ट को माफ नहीं किया जा सकता, किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता। तो यहां पर द फैक्ट ऑफ माई बीइंग होगा, द फैक्ट ऑफ माई बीइंग अ स्ट्रेंजर, मेरे स्ट्रेंजर होने का, स्ट्रेंजर यानी जिसको कोई नहीं जानता हो, स्ट्रेंज हो, अजीब होना। ठीक है, बाहर से कोई व्यक्ति आया है, माई बीइंग स्ट्रेंजर। द फैक्ट ऑफ माई बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। ठीक है, एक्सक्यूज यानी क्या होता है, क्षमा करना, उसके व्यवहार को क्षमा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर देखना, मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो मी के स्थान पर माय का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि माय प्लस आप जीरंड का प्रयोग इसमें
करेंगे। ठीक है, माय प्लस जीरेंड का प्रयोग आपको इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी है। ऑफ के बाद देखो पता है प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, या तो ऑब्जेक्ट आता है या फिर वर्ब में आईएनजी, लेकिन यहाँ पर दोनों साथ में दिए हुए हैं, इसलिए आपको पजेसिव लेके आना पड़ेगा, साथ में जीरेंड यानी कि वर्ब में आईएनजी आपको लेकर आना पड़ेगा। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं इसी तरह से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। द रीजन फॉर माय नॉट एक्सेप्टिंग the reason for my not accepting his proposal। अब यहां पर भी आप देखना रीजन लिखा हुआ है, जैसे कि यहां पर द फैक्ट लिखा हुआ है, रीजन के बाद हम फॉर का प्रयोग करते हैं, यहां पर ऑफ लिखा हुआ है। अब देखिए माय नॉट एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल का प्रयोग किया जाएगा, ना कि द रीजन फॉर मी नॉट एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल। इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए फॉर के बाद आपको ऑब्जेक्ट भी दिया और वर्ब में आईएनजी भी आ रहा है साथ में, तो दोनों का हम इस प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें पजेसिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, द गोल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट इज टू लर्न एंड अप्लाई दैट विच एनेबल अस टू अटेन इमोशनल वेल बीइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड टू शेयर दिस नॉलेज विथ अदर्स। अब यहां पर देखना सब्जेक्ट क्या है आपका, द गोल। ठीक है, द गोल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। अब यहां पर आप ये मत लिख देना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, नहीं। देखो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी होता है व्यक्तित्व में डेवलपमेंट करना, पर्सनल डेवलपमेंट यानी खुद का विकास करना, ना कि पर्सनैलिटी का। पर्सनल डेवलपमेंट का क्या होना चाहिए, इज टू लर्न एंड अप्लाई। क्या होना चाहिए कि लर्न यानी सीखो और उसको अप्लाई करो। दैट एंड विच, देखिए दैट और विच कभी भी एक साथ नहीं आता। ठीक है, दैट और विच कभी भी एक साथ नहीं आता, तो हम इसमें से क्या हटाएंगे, विच हटाएंगे। अब यहां पर ये देखना दैट किसको क्वालिफाई कर रहा है, अप्लाई को, वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है क्या रिलेटिव प्रोनाउन, नहीं। किसको कर रहा है, पूरे सेंटेंस को कर रहा है, और जो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो क्या है आपका, द गोल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट इज टू लर्न एंड अप्लाई। पर्सनल डेवलपमेंट का जो गोल होता है वो क्या होता है, सीखना और अप्लाई करना, ये पूरा एक सेंटेंस है। अब ये चीज क्या करती है, दैट किसके लिए लगा है, ये पूरे सेंटेंस के लिए लगा है, और कोई भी सेंटेंस हो उसको सिंगुलर माना जाता है, सेंटेंस को सिंगुलर माना जाता है, तो यहां पर क्या आएगा, एनेबल्स का प्रयोग किया जाएगा। एनेबल्स अस टू अटेन इमोशनल वेलबींग, वेलबींग यानी क्या होता है, अच्छी हेल्थ होना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझ एंड इफेक्टिवनेस, फिर कॉमा लगाया हुआ है, एंड टू शेयर, क्या शेयर करना है, नॉलेज करना चाहिए हमें, दूसरे लोगों को शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, गोल होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का या पर्सनल डेवलपमेंट का, जो हमें अलाउ करता है ये सब चीजें। हमारा हेल्थ भी अच्छा करता है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाता है, इफेक्टिवनेस प्रभावशाली भी बनाता है, और हमें क्या करना चाहिए, इस नॉलेज को शेयर करना चाहिए। आया समझ में। नेक्स्ट देखना, 8 सिलेंडर इंजन्स आर खालिस्तान दैट यूज ग्रेट अमाउंट ऑफ पेट्रोल। देखिए जो 8 सिलेंडर इंजन्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कॉन्वेंसेस, एपरेटस, डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखना पहले हम बात करते हैं अगर डिवाइसेस की, तो देखिए डिवाइस क्या होता है, जिस डिवाइस में कभी भी इंजन नहीं लगा होता। सबसे पहली बात, इंजन उन चीज में लगा होता है जिसको रन किया जाता है। ठीक है, जिसको रन किया जाता है, जिसमें हमें आपकी डीजल, पेट्रोल की, ये जो आपके कच्चे तेल है, इनकी आवश्यकता होती है, उसको क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, चलाया जाता है। तो वो इंजन उन चीजों में लगता है, डिवाइस में इंजन नहीं लगता। डिवाइस क्या होती है, आपकी मोबाइल की डिवाइस। ठीक है, कैमरा क्या है, एक डिवाइस है। बॉम्ब क्या है आपका, डायनामाइट क्या है, ये सब डिवाइस हैं। चिप क्या होती है, डिवाइस होती है। तो डिवाइस होगा नहीं, क्योंकि इसमें पेट्रोल से चलाने की बात कर रहा है। देखिए यूज करता है यानी कि पेट्रोल का यूज करता है, तो देखिए डिवाइस होगा नहीं। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आपका, गिटार, पियानो। ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट, यंत्र होते हैं ये सभी। एपरेटस क्या होते हैं, उपकरण। ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, ये सब क्या होते हैं आपके एपरेटस होते हैं। ठीक है, कॉन्वेंसेस क्या होते हैं, वे चीजें, एक तो कॉन्वेंस का मतलब होता है मूविंग करना।
कहीं पर ले जाना, एक चीज को दूसरे स्थान पर ले जाने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं हम? कॉन्वेयंस बोलते हैं। या कॉन्वेयंस को हम बोलते हैं व्हीकल, गाड़ी। ठीक है, तो देखिए इंजन में क्या होता है, इंजन जो चीजें होती हैं, जैसे रेल है, रेल भी इंजन है, लेकिन वो क्या करती है? ड्राइव करती है ना, पूरे डब्बों को साथ में लेकर चलती है, तो उसको हम कन्वेंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें कन्वेंसेस का प्रयोग किया जाएगा। जो आपने ग्रेड अप दिया है, ग्रेड अप का क्वेश्चन है ये, तो वो गलत है। ठीक है, उसमें गलत आंसर दिया है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका कन्वेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, ये काफी अच्छा है, इसको मिटा देता हूं मैं। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। ठीक है, क्षमा करना कि मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, इसमें आप दो प्रकार से इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, देखना दो प्रकार कौन से हैं। एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, या फिर एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू। इंटरप्टिंग यू, दो प्रकार से आप इसको सही कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि थर्ड में एरर आएगी सर, उसमें फॉर नहीं लगाया। तो देखिए यहां पर यदि मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, ठीक है, इसमें अगर मैं माय कर दूंगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और हो सकता है कि यहां पर भी फॉर आ सकता है, वहीं पर क्यों लगेगा फॉर, है ना? तो ऐसे आप इसको नहीं जज कर सकते कि आपको वही यहीं पर फॉर लगाना है। आप यहां भी तो फॉर लगा सकते हैं ना, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू। इसलिए संशोधन किस में होगा? इस वाले पार्ट में होगा, सेकंड पार्ट में होगा। आपको माय लिखना पड़ेगा मी के स्थान पर। यदि आपको फॉर भी लगाना है तब भी सेकंड पार्ट में लगेगा। इसलिए राइट आंसर क्या है इसका? सेकंड। अब देखिए माय क्यों लग जाता है इसमें, ठीक है, और मी फॉर भी सही होता है। तो ये देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे को इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ये चीजें मुझे नहीं आती, ना मैं कभी पढ़ता इन चीजों को, मुझे नहीं आता समझ में। मेरे लिए बेस्ट तरीका क्या है कि डायरेक्ट एग्जांपल याद हो जाए किसी चीज के, उससे हमें ज्यादा समझ में आता है। ये सब किताबी बातें हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये सब मुझे ना मैंने कभी पढ़ा और ना मुझे कभी समझ में आ सकते। मैं आपको एग्जाम्पल कुछ देता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उनको रूल्स करवाए हैं मेरे अकॉर्डिंग। यदि आपको नहीं आता समझ में तो आप अपने टीचर से एक बार कंसल्ट करना, क्योंकि आपने उनसे रूल्स सीखे हुए हैं, तो वो आपको समझा सकते हैं। यदि आप क्रॉस क्वेश्चन यदि मुझसे करेंगे इस चीज को लेके, तो शायद मैं आपको उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप मुझसे पढ़े नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर आप जब मुझसे धीरे धीरे पढ़ना सीख लेंगे, देन आपको समझ में आ जाएगा, आपको क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि एक कमेंट आया था मुझे लास्ट वीडियो में कि सर व्हेन का प्रयोग भी कंडीशनल सेंटेंस की तरह होता है। तो देखिए, मुझे नहीं पता आपने कहां से पढ़ा, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, व्हेन कभी भी कंडीशनल नहीं होता, व्हेन कन्फर्मेटिव होता है, कंडीशनल नहीं होता। इफ होता है कंडीशनल, ठीक है, व्हेन कंडीशनल नहीं होता। तो ऐसा क्या होता है ना, रूल्स का क्लैश होता है एक टीचर के दूसरे टीचर के, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूं, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू। देखिए एक्सक्यूज एक वर्ब है आपकी, ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या है, एक एक्शन हो रहा है। माफ करना, मेरा एक्शन क्या हुआ, मेरा तुम्हें परेशान करने का या तुम्हें बाधा डालने का, तुम्हें बाधित करने का, तुम्हारी बात को रोकने का, जो मैंने एक्शन किया उसको आप क्या कर दो, एक्सक्यूज कर दो। और यहां पर ये भी सही है, मुझे क्षमा कीजिए तुम्हें परेशान करने के लिए, कि मैंने तुम्हें परेशान किया। एक्सक्यूज मी कि मैंने तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें परेशान किया। और यहां पर मेरे तुम्हें परेशान करने वाले एक्शन को क्षमा करो, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू। एक और एग्जांपल देखना, एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, ये भी सही है, मुझे क्षमा करना कि मैं क्या हो गया, लेट हो गया, और ये भी सही है, एक्सक्यूज माई बीइंग लेट।
मेरा जो एक्शन हुआ लेट होने का उसको आप क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। ठीक है, एक्सक्यूज हिम फॉर टेलिंग लाई, टेलिंग लाइज। ठीक है, उसको क्षमा करना कि उसने झूठ बोले, उसको क्षमा करना कि उसने झूठ बोले। किस चीज के लिए क्षमा करना? इस कारण के लिए कि उसने झूठ बोले। ये तो ये भी सही है, एक्सक्यूज हिम फॉर टेलिंग लाइज, और ये भी सही है, एक्सक्यूज हिज टेलिंग लाइज, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें आप किसका प्रयोग करेंगे? माय आप कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपको फॉर भी लगाना है तो आप सेकंड पार्ट में ही लगा सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि थर्ड पार्ट में मुझे फॉर लगाना है, क्योंकि आप वहां पर एक और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फॉर से बचने के लिए सीधा मी के स्थान पर क्या कर देंगे आप? माय कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखिए कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की आपको, ठीक है, मुझे थोड़ा अलग तरीके से समझाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इन चीजों में इतना गया नहीं हूं कि मैं आपको फालतू के प्रूफ मारूं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब, मुझे पता ही नहीं है होती कौन सी है, इस वजह से इसमें ये होगा। ये कौन सा लॉजिक हुआ? फिर अगर मैं तो फिर आपसे ये भी पूछने लगूं कि यदि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्यों है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी ही क्यों होती है? तो ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई प्रूफ नहीं है, इंग्लिश का कोई प्रूफ नहीं हो सकता। इंग्लिश की केवल प्रैक्टिस की जा सकती है। जो अमेरिका के लोग या इंग्लैंड के लोग जो कुछ लिखते हैं अपने आर्टिकल्स में, उनमें से हम केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको कोई प्रूफ नहीं हो सकता। इंग्लिश का रूल होते हैं इनिशियल लेवल पर, क्योंकि आपको कुछ आ नहीं रहा, स्टार्टिंग में आपको कुछ आता नहीं है, तो आप धीरे धीरे रूल्स को सीखें। लेकिन यदि आप 1-2 साल बाद पढ़ने के बाद भी यदि आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ये सब चीजें कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन चीजों से आपको हटना पड़ेगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आप सीधा समझने की कोशिश कीजिए, 10 एग्जांपल देख लीजिए उसके, तो आपको समझ में हो जाएगा। वो तरीका सही है। तो मेरा जो तरीका है वो यही है, मैं टेक्निकल भाषा को बिल्कुल यूज नहीं करता, बहुत ही कम मायने में मैं यूज करता हूं। जब मैं पढ़ाता हूं तब मेरे को यूज करना पड़ता है स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पर। लेकिन जब इतनी एरर आती हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपको मिलेंगे भी नहीं कहीं पर, तो यहाँ पर रूल, ये ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सब चीजें नहीं चलती। आप कहां तक इन चीजों को याद करोगे? मुझे तो इवन पता भी नहीं है कि पहचानते कैसे हैं किसी चीज को, इसलिए उससे बेटर है आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखना, द फेमस पोइट एंड द स्कॉलर डॉक्टर सोमन हैज बीन एलिंग। एलिंग यानी क्या होता है? एल यानी होता है प्रॉब्लम क्रिएट करना। ठीक है, किसी की प्रॉब्लम क्रिएट करना, किसी को प्रॉब्लम देना, ये होता है कॉज समबडी प्रॉब्लम। ठीक है, एल यानी होता है, ठीक है, परेशानी खड़ा करना। द फेमस पोइट एंड द स्कॉलर डॉक्टर सोमन हैज बीन एलिंग फॉर द लास्ट 1 मंथ। जो फेमस पोइट हैं और जो स्कॉलर हैं डॉक्टर सोमन, वो क्या कर रही हैं? पिछले 1 महीने से क्या कर रही हैं? प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अब यहां पर आप देखिए, द फेमस पोइट ये क्या है? आपका नाउन है, ठीक है, द लगा हुआ है, द फेमस पोइट। एंड द स्कॉलर भी क्या है? आपका नाउन है। अब देखिए ये दो तो नाउन है, कौन से नाउन है? ये कॉमन नाउन है, ठीक है, पोइट भी कॉमन नाउन है, ठीक है, और स्कॉलर भी क्या है? स्कॉलर यानी इंटेलिजेंट, ठीक है, स्कॉलर भी क्या है? आपका नाउन है, ठीक है। इंटेलिजेंट व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हम स्कॉलर बोलते हैं, ठीक है, स्कॉलर। और वो कौन है? आपकी डॉक्टर सुमन है। तो देखिए ये दोनों नाउन, पोएट और स्कॉलर, केवल एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं, वो है डॉक्टर सुमन। इसलिए यहां पर हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, ना कि हैव बीन का। आ रहा है समझ में? क्योंकि यहां पर ये बता दिया गया है कि ये दोनों जो नाउन है आपका पोएट और स्कॉलर, ये एक व्यक्ति को बता रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं किंग अकबर, ठीक है, किंग अकबर। तो देखिए किंग क्या है? आपका राजा, नाउन है, लेकिन ये किसको संबोधित कर रहा है? अकबर को संबोधित कर रहा है। अब एक और एग्जांपल देखना, द प्राइम मिनिस्टर एंड
फाइनेंस मिनिस्टर। अब यहाँ पर यदि हमारे मोदी जी फाइनेंस मिनिस्टर होते और एक ही व्यक्ति होता तो मैं आगे क्या संबोधित करूंगा, कौन है, मोदी। अगर ये मैंने लिख दिया तो यहाँ पर क्या मतलब है कि ये दोनों चीजें एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपको दान नहीं लगाना। यदि यहाँ पर मोदी नहीं होता, डायरेक्ट लिखा होता, देन आप वहां पर हैव बीन का प्रयोग कर सकते थे। आ रहा है समझ में? जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। अब यहां पर कुछ भी नहीं दिया हुआ ना आगे, मतलब किसी का नाम नहीं दिया हुआ है यहां पर, तब आप आर अराइविंग टुडे आप कर सकते हैं, ठीक है। देन आप आर का प्रयोग कर सकते हैं यदि यहां पर कोई प्रॉपर नाउन नहीं दिया, लेकिन यहां पर किसी का नाम दे दिया, आपको प्रॉपर नाम दे दिया किसी को, तब ये दोनों चीजें एक व्यक्ति को इंडिकेट करने लगेंगी, इसलिए यहां पर क्या हुआ, हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखना द पोएट एंड द, तो यहां से आपको द हटाना पड़ेगा दूसरी जगह से, क्योंकि द ये बता दिया ये दोनों नाउन आपके कॉमन नाउन एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं, वो कौन है, आपकी डॉक्टर सुमन, इसलिए यहां पर हैज बीन का प्रयोग सही है। आप हैव बीन नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं करेंगे कि आप डॉक्टर सुमन को ही उड़ा दो वहां से, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको यहां से द को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आया होगा आपको समझ में, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कब आप आर कर सकते हैं, है ना। अगर यहां पर होता ना द फेमस पॉइंट एंड द स्कॉलर ऑफ द क्लास, तब हैव बीन का प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखना, मेनी फर्म्स फेल बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट रिसर्च द टारगेट मार्केट्स और हैव नॉट प्लान्ड एनफ। इसमें भर भर के गलतियां हैं, करोड़ों गलतियां हैं इसमें, करोड़ों तो नहीं है लेकिन पूरा सेंटेंस ही गलत है। कहीं पे भी एरर लगाया ना आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखिए कितनी सारी गलतियां मैं बताता हूं आपको। मेनी फर्म्स यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज फेल बिकॉज फेल हो गई, क्योंकि व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग, क्योंकि जब उन्होंने एक्सपोर्ट करना प्रारंभ किया, दे हैव नॉट रिसर्च लिखा हुआ है। अब देखिए ये परफेक्ट टेंस है, दे हैव नॉट और यहां पर रिसर्च दिया हुआ है, तो रिसर्च होगा सबसे पहले, तो ईडी वाला फॉर्मेट आएगा, ठीक है। देन अगली गलती देखना, द टारगेट मार्केट्स, टारगेट मार्केट्स नहीं होता, टारगेटेड, एडजेक्टिव आपको लगाना पड़ेगा। ये क्या है, आपका नाउन है, मार्केट क्या है, आपका नाउन, तो इसके पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, तो आपको टारगेटेड लगाना पड़ेगा, टारगेटेड। ये भी गलती है इसमें, टारगेटेड मार्केट्स, ठीक है। और हैव नॉट, अब देखिए यहां पर जब आपका आप टेंस को चेंज ही नहीं कर रहे, यहां पर आप परफेक्ट का यूज कर रहे हो, परफेक्ट को जब आप चेंज ही नहीं कर रहे तो दोबारा से दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पर हैव नॉट एक बार लिख चुके हैं, अब दूसरी बार हैव नॉट आप नहीं करेंगे, ठीक है। और प्लान्ड एनफ का प्रयोग किया जाएगा। मैंने कमेंट्स भी देखे थे आप लोगों के, एक ने आंसर दिया था और नॉट नहीं होगा, लेकिन यहां पर आपको नॉट को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर तो और प्लान्ड एनफ, ठीक है। ये इसमें गलतियां हैं, एक तो इसमें रिसर्च्ड होगा, दूसरा होगा इसमें टारगेटेड, और तीसरे में आपको हैव नॉट दोनों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पर लिख चुके हैं। और जब भी नेगेटिव सेंटेंस आता है तो फिर हम और का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखना लास्ट, आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। अब यहां पर क्या गलती है, यहां पर आपकी गलती होगी, देखना मैं बताता हूं। यहां पर आप ध्यान से देखना, आपने पूछा था यहां पर कि सर बोथ के साथ में हम एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप यहां पर एंड का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं किया जाएगा। काफी लोगों ने इसके आंसर दिए कि विल हैव ए, कंफर्म नहीं कह रहा है या नहीं है। तो भैया कंफर्म नहीं कह रहा तो आपको कैसे पता कि ये कंफर्म नहीं कर रहा? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें दोनों हो। अगर मैं बोलूं कि कल तक मेरे पास दोनों मोबाइल आ जाएंगे, आई विल हैव बोथ एप्पल आईफोन एंड वन प्लस, तो क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा हो सकता है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कंफर्म नहीं हो सकता? कंफर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें फिर भी बी पार्ट में गलती क्यों है? इसका देखो मैं रीजन बताता हूं, इसका कारण क्या है। यहां पर देखना द ब्लैक पेन दिया हुआ है, यदि मैं यहां पर एंड से जोड़ता हूं किसी चीज को तो मुझे दो जगह पे गलती करनी पड़ेगी। एक तो देखो बोथ तो लगा हुआ है यहां पर, अगर मैंने यहां पर एंड कर दिया तो एक तो आपकी सी पार्ट में गलती हो गई। अब एक और गलती क्या है यहां पर, देखिए द ब्लू अकेला लिख के छोड़िए, द ब्लू क्या होता है?
जब आप कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, जब आप बोथ का प्रयोग करते हैं या जब आप आइदर का प्रयोग करते हैं, तो आपको दो डिफरेंट नाउन को जोड़ना पड़ता है। जैसे कि देखना, आइदर राम और श्याम। देखिए, आपने आइदर के साथ राम को जोड़ा और के साथ दूसरे नाउन किसको जोड़ा, आपने श्याम को जोड़ा। बोथ का भी यदि आप प्रयोग करते हैं तो बोथ राम एंड श्याम। ठीक है, अब देखना, आइदर अ ब्लैक पेन और अ ब्लू पेन। यहां पर आपको दो नाउन कंप्लीट लिखने पड़ेंगे क्योंकि आप दो डिफरेंट पेन की बात कर रहे हैं। द ब्लू का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, द ब्लू तो होता ही नहीं है कुछ भी। एडजेक्टिव आपने लिख दिया, आप एडजेक्टिव को जोड़ ही नहीं सकते इनके साथ में, तो आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, ब्लू पेन भी लगाना पड़ेगा। इसलिए यदि मैं इसको बोथ से जोड़ूंगा तो मुझे दो जगह एरर लगानी पड़ेगी, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसलिए मैं किसका प्रयोग करूंगा, यहां पर आइदर का प्रयोग करूंगा, जिससे बी पार्ट कंप्लीटली शुद्ध किया जा सकता है। आइदर द ब्लू पेन और द ब्लैक पेन। और आया समझ में? यदि यहां पर पेन लिखा होता ना, यदि यहां पर पेन लिखा होता तो आप डबल एरर, तब भी क्या हो जाती, डबल एरर हो जाती। आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते थे कि आपको बोथ यहां पर लगाएंगे या आप आइदर का प्रयोग करेंगे। आ रहा है समझ में? इस वजह से यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बोथ के स्थान पर आइदर का प्रयोग करेंगे, जिससे कि ये पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एक तो इसमें आइदर का प्रयोग करना है और ब्लू के बाद आपको यहां पर पेन लिखना पड़ेगा, ब्लू पेन, आइदर द ब्लू पेन और द ब्लैक पेन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इन एरर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की, लेकिन मैं फिर आपसे बोलूंगा यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो शायद हम लोगों के कम्युनिकेशन में गैप है, क्योंकि मैं उतना रूल्स नहीं करता। मेरा सीधा तरीका है इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूं, तो मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की आपको। हो सकता है आप में से काफी लोगों को ये समझ में आ गया होगा, लेकिन यदि किसी को नहीं आया तो मैं आपको एक राइट सजेशन दूंगा। कृपया आप जिस भी टीचर से पढ़े हैं, जिस भी टीचर से, उससे एक बार आप कंसल्ट जरूर कीजिएगा। मैं इतना जरूर गारंटी से कह सकता हूं कि मैंने जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, जो मैंने आपको गलतियां बताई हैं, वो 100% सही हैं, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। अब चाहे आप ग्रेड अप को देखें, चाहे आप अड्डा को देखें, चाहे आप किसी भी साइट को देखें, वो गलत हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत एनालाइज किया है, मैंने काफी पढ़ाई करी है। इस वजह से मैं इतना फुल कॉन्फिडेंस से आपसे ये बात बोल रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।